प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 6,200 नए पॉजिटिव केस। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सोलह अप्रैल से लागू होगी नई गाइडलाइन। प्रदेश में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सरकारी ऑफिस शाम 4 बजे बंद होंगे, जबकि बाजार शाम 5 बजे बंद होंगे। 100 से अधिक कार्मिकों की क्षमता वाले कार्यस्थलों पर सिर्फ 50% वर्कर आ सकेंगे। कोरोना की काट कर्फ्यू। नमस्कार, दोपहर की दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से मरीजों की संख्या के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। रोजाना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार राजस्थान में यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल से प्रभावी होगी। बड़ा सवाल है कि कोरोना को हराने का मंत्र क्या कर्फ्यू ही है? करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता हैं, और राकेश गोस्वामी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राकेश जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या ये वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू कोरोना की यही काट है? देखिए, कर्फ्यू जब पहले पिछले साल लगा था, उस वक्त भी हमने देखा था कि कर्फ्यू से बहुत तरह के नुकसान हुए थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन हो गया था, तमाम लोगों की नौकरियां गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जिस तरह से कोविड की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, जो आम लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मार्च तक जो नंबर्स कोविड के 100-200 रह गए थे, वो अचानक से 1,000, 2,000, 3,000 बढ़ने लग गए। और मैं देख रहा हूँ कि जो कोविड डैशबोर्ड का रिकॉर्ड है, उसमें अब 10,000 तक केसेस आने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद लोगों में जो कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने की बार बार अलग अलग मंचों से गुजारिश की गई, अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा गुजारिश की गई, वो शायद लोगों ने फॉलो नहीं किया है। और ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सख्ती के द्वारा ही ये संभव हो पाएगा। तो ये मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के बहुत दुष्परिणाम होते हैं अलग तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। राकेश जी, तो क्या सख्ती तो सब पे होनी चाहिए? लापरवाही हर लेवल पे हुई है। हमने ये देखा था कि दूसरे देशों में क्या हुआ है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे यूके हो, यूएस हो, सब जगह क्या स्थिति रही। हमने देखा था कि दूसरी लहर अगर आएगी तो वो किस तरीके से तबाही मचाएगी, इसको हमने देखा था। उसके बाद जब केसेस कम होने लगे, पहला लहर कम पड़ने लगा, क्या वहां आकर के हमने चूक कर दी? बिल्कुल, वहां आके बहुत चूक हुई है। हर स्तर पे चूक हुई है, ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लेवल पे, बल्कि जो सरकारी तंत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी। क्योंकि जिस तरह की तैयारी हमें पता था कि दूसरी लहर आएगी, और हमें यह भी पता था कि ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेट करने का मतलब ये है कि वैक्सीन लगने के बाद भी वो किस रूप में असर करेगा, किस रूप में अटैक करेगा, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें, हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता था।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी उससे निपटने के लिए आज हम अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, कहीं बेड्स की कमी है, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं वैक्सीन की कमी है। कल आपने देखा होगा कि राजस्थान के एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी हो गई। तो इस तरह की जो खबरें आ रही, उससे लगता है कि शायद वो दौर जब कोरोना का इफेक्ट कम हो गया था, जब नंबर्स अचानक से कम हो गए थे, उसको जिस तरह से उपयोग करना चाहिए था, उसका जिस तरह से सदुपयोग करना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पाया। हर स्तर पे, वो किसी एक स्तर पे चूक नहीं हुई है, हर स्तर पे चूक होती है। और शायद इसीलिए आज जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं, दिन ब दिन भयावह होती जा रही हैं। बिल्कुल, आज की परिस्थिति देखिए तो पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो पहली बार है, और वो केसेस जो आए हैं वो डरा रहे हैं, और जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं, वाकई में डरा रही हैं लोगों को। आरसी चौधरी जी, चूक कहीं ना कहीं तो हुई है, ये आप स्वीकार करेंगे? और ये जो कर्फ्यू हैं, ये काट हैं क्या कोरोना के? अभिषेक जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब इस देश के अंदर कोरोना का आगाज हुआ, आज से 1.25 साल के लगभग पहले, जब तक कोरोना से इस देश के जो लोग हैं या दुनिया के जो लोग हैं जब वाकिफ हुए, उसके बाद में एक तत्काल जब लॉकडाउन की घोषणा की गई, और उसके बाद में जो राकेश जी ने तमाम उन तथ्यों की चर्चा की, उनकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता कि उनका क्या प्रभाव रहा। लेकिन देश जब कोरोना के फर्स्ट फेज से जब उबर रहा था, उसी समय में जब हम सेकेंड फेज के जो वेव कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम जो तमाम जो लोग हैं, उन लोगों को ये विश्वास जरूर हुआ होगा कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, कैजुअलिटीज बहुत कम हुई, सभी चीज़ों को समाहित किया गया और लोगों के जीवन को बहुत बड़ी संख्या में बचाया गया। अभी ये जो नया ट्रेंड है, इसके अंदर RT-PCR टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर भी नेगेटिव आ रहा है और वो कोविड पॉजिटिव है। पहले हम ये देख रहे थे कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो ओल्ड एज के जो लोग हैं, उनको ये इफेक्टेड करता है, ये यंगर्स को सबसे ज़्यादा आज इफेक्ट कर रहा है। इसलिए चुनौतियां बहुत सी हैं, ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है और लोगों की हैबिट के अंदर जो एक जो अपनी लापरवाही आई, निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती रही। जिस प्रकार से राकेश जी ने जो जिक्र किया, उसी में एक देश का मैं जिक्र करना चाहता हूं, इंग्लैंड, जिसकी जनसंख्या लगभग राजस्थान के बराबर है। वहां पे 50,000 जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव प्रतिदिन जो आ रहे थे, वहां पे लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन की पालना की, मास्क पहनते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं, दूसरे को बाध्य करते हैं कि मैं जिससे संवाद कर रहा हूं उसके भी मास्क पहना हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर पे आ रहा है तो वो रोड के साइड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। तमाम चीजों की पालना की और आज वहां पे जो आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से हम उनसे बेहद क्यों नहीं है, बहुत कम। हम ये जानते थे कि दूसरी लहर आएगी और दूसरी लहर अगर आई तो हमारे देश में स्थिति क्या होगी, ये हम जानते थे। लापरवाही क्या सिर्फ लोगों ने की या हर लेवल पे लापरवाही बरती गई है? देखिए, मैं किसी भी चीज के लिए कहूं कि अगर सभी लोग अगर जिस प्रकार से जो पूरा जो जनता कर्फ्यू लगाया था, पूरी देश की जनता ने साथ दिया, भामाशाहों ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया, इस हम जो अवगत होना चाहिए था। आज हम महाकुंभ के मेले में, जो कुंभ का जो मेला है, उसमें स्नान करें, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेवलिंग हो रही है, बहुत से स्टेट्स के अंदर बहुत सी चीजें हो रही हैं। इसका मतलब किसी एक चीज को हम कहें, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इस कोरोना की जंग को क्या हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे हरा पाएंगे या सेल्फ रेगुलेशन से हरा पाएंगे। ये सब चुनौतियों को हमें समाहित करके इस मुद्दे पे विवेचना करनी होगी। राजस्थान की सरकार के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने कोरोना मैनेजमेंट को लेकर जिस प्रकार से चाहे शुरुआती का दौर रहा हो, जो माननीय प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, उन्होंने हमारे उस कार्य की प्रशंसा की। आज वैक्सीनेशन का जब दौर शुरू हुआ तो वैक्सीनेशन के अंदर मैं तमाम उन हेल्थ सर, आप उस प्रशंसा को पकड़ के बैठे हैं और यहाँ स्थिति विकराल होती जा रही है। संवेदना को आप उस प्रशंसा को पकड़ के बैठे हैं और यहाँ पे स्थिति धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। नहीं, आप ये कहें कि जो प्रशंसा जो काम की उसको नहीं ध्यान दिया जाना चाहिए था, जो हेल्थ वर्कर्स ने जो काम किया उनको नहीं ध्यान देना चाहिए, उनको उनका आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो अभिषेक जी आपका नजरिया हो सकता है। आरसी चौधरी जी, उसका आभार कौन व्यक्त नहीं कर रहा है? उसका आभार कौन व्यक्त नहीं कर रहा है? लेकिन दौसा के हॉस्पिटल से अगर ये तस्वीर सामने आती है कि मरीज खुद का बेड लेकर के अगर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे सर। अगर आपको ये लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए था, नहीं तो उसका आभार कौन व्यक्त नहीं कर रहा है? पूरा देश कर रहा है, बार करूंगा, पूरा देश कर रहा है। लेकिन अगर दौसा से वो तस्वीर आएगी और अभी जिस चीज का जिक्र राकेश जी ने किया कि वैक्सीन गायब हो गया, तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर। के अंदर और रामनगर लोहे के अंदर डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं,
हम उनका साधुवाद ना करें, हम उनका धन्यवाद ना सर करें? कौन उनका उन्होंने साधुवाद नहीं कर रहा है? डॉक्टर्स हो, पुलिस वाले हो, कौन उनका साधुवाद नहीं कर रहा है? लेकिन जहां पे लापरवाही हुई है वो सवाल भी तो उठेंगे ना आरसी चौधरी जी। ये वक्तव्य आपका है, ये वक्तव्य आपका है। इस देश, इस राज्य को वैक्सीनेशन में प्रथम किसने बनाया, उसका साधुवाद नहीं करना चाहिए? कौन साधुवाद नहीं कर रहा है आरसी चौधरी जी? कौन नहीं कर रहा है? राजस्थान को जो वैक्सीन में नंबर 1 बनाता है उसका साधुवाद नहीं करना चाहिए? सर कौन साधुवाद नहीं कर रहा है? कौन साधुवाद नहीं कर रहा है? वैक्सीन की कमी क्यों आ जाती है? आपको यह कहना चाहिए टीका उत्सव फीका क्यों हो जाता है, वो बात आप नहीं कहेंगे। सर कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया, जो लोग इस लड़ाई में साथ लड़े उनके पीछे रहेंगे हम। साधुवाद तो हम सबका कर रहे हैं सर, साधुवाद किसका नहीं कर रहे हैं? वैक्सीन गायब हो गया हॉस्पिटल से, काफिया हॉस्पिटल से, उसका साधुवाद करें। बहरहाल सर सीधे शब्दों में बोलिए ना। तो जो चीजें हैं उसी चीज के बारे में तो बोल रहा हूं, ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, तो बोल रहे हैं, चूक तो हुई, लेके आना पड़ा ना, लेके आशीष चतुर्वेदी जी चूक तो हुई, और इस चूक को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो जो स्थिति आज भयावह हो चुकी है आगे चल के और भयावह हो सकती है। अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कहीं ना कहीं देखिए, एज ए इंडिविजुअल भी एक नागरिकों से भी चूक हुई है, सिस्टम से भी चूक हुई है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। अभी राकेश जी को मैं सुन रहा था कि एक्सपेक्टेड था कि दूसरी वेव आएगी, और सब जगह आई है। मतलब यूएस में भी दूसरी वेव आई है, जो दूसरी वेव आई है वो पहले के मुकाबले घातक ही सिद्ध हुई है। अगर हम कंपेयर करें तो यूएस में जब पहली वेव में पीक में 80,000 लोग आ रहे थे, दूसरी वेव में वहाँ पे 3 लाख 3.5 लाख लोग आए हैं। और भारत में भी लगभग स्थिति वही है। हम देखें पहली पीक में जब 97,000 लोग आए थे, आज दूसरी पीक में 2 लाख क्रॉस कर चुका है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 नवंबर के आसपास पीक आई थी जब 3300 का आंकड़ा था। आप देखिए तो ऑलमोस्ट डबल 6200 कल आए हैं। और चिंताजनक बात यह है अभिषेक जी, कल अगर हम देखें तो संक्रमण की दर 15% को क्रॉस कर चुकी है। 39,000 टेस्ट हुए हैं, उसमें से 6,200 लोगों का आना अपने आप में एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। तो मेरी तो आपके टीवी के माध्यम से सभी जनता को ये अपील है कि हम इस बीमारी से जितना भय रखेंगे उतना ही अच्छा है। सर जनता के सामने एग्जाम्पल सेट करना होगा, लड़कर के इसका मुकाबला नहीं जनता के सामने एग्जाम्पल सेट करना होगा। पिछले साल आपको याद होगा जब अभिषेक जी एक आवाज निकलती थी देश के पीएम के द्वारा, हर कोई उसे स्वीकार कर रहा था, उसे मान रहा था। लेकिन जब स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी, 5 राज्यों के चुनाव टाले नहीं जा सके। चुनाव करवाना अनिवार्य था, कुंभ करवाना अनिवार्य था, लेकिन लोगों से यह कहा जाता है कि आप शादियों में 200 लोगों को लेकर के आए, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को लेकर के आए। सर आप जब खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो जनता कैसे उसको स्वीकार करेगी? अभिषेक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, सामाजिक कार्यों में तो प्रतिबंध लगा देते हैं और जनता से अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब धार्मिक कार्यक्रमों की बारी आती है और राजनीतिक क्षेत्रों की बारी आती है तो हम शिथिलता बरतते हैं। निश्चित रूप से सिस्टम को सब में एक समान व्यवहार रखना चाहिए, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक आयोजन हो। अगर सख्ती कर रहे हैं तो सब पे समान रूप से लागू होनी चाहिए। कौन करेगा सर, करेगा कौन? तो प्रदेश जो सरकारें वो करेगी, राज्यों की सरकारें। देखिए जो लॉ एंड मतलब हर चीज फिर राज्यों पे आ जाती है कि राज्य सरकारों को करनी चाहिए, फिर केंद्र कर क्या रहा है? फिर अब अभिषेक जी मुझे बताइए, राजस्थान में जो निर्णय लिया गया है कि कर्फ्यू आप 10 बजे लगाएंगे, फिर आप उसको रात को 8 बजे शिफ्ट करते हैं, अब आप शाम को 6 बजे करेंगे, तो ये ऑर्डर कौन जारी कर रहा है? तो सिचुएशन को देखते हुए सरकार वो फैसला ले रही है, इसमें गलत क्या है? इसका समर्थन कर रहे हैं, नहीं समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या कर रहे हैं अभिषेक जी? सर आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मांग की थी पूरे देश के लिए एक एसओपी जारी किया जाए, वो एसओपी एक जारी नहीं हुआ, क्यों? अभिषेक जी देखिए, हमको अंतर समझना पड़ेगा। हर प्रदेश की स्थिति अलग है। आप देखें महाराष्ट्र में स्थिति तो आज से 15 दिन पहले भी भयानक थी, राजस्थान में आज जाकर की स्थिति बिगड़ने लगी है, मध्य प्रदेश में आज से तो पहले सतर्क हो गए होते तो ये भयानक स्थिति ना होती। तो हर प्रदेश, केंद्र ने अगर एक एसओपी जारी कर दिया होता वैक्सीनेशन को लेकर के, निर्णय मांग की गई कि 45 साल से कम उम्र वालों को भी वैक्सीनेट किया जाए, वो भी नहीं हुआ क्योंकि अब वैक्सीन की किल्लत हो रही है और इसको स्वीकार करने में परेशानी हो रही है। अभिषेक जी वैक्सीन की किल्लत है तो सब मान ही रहे ना। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें वैक्सीन की, तो जो कोविशील्ड है उसका प्रोडक्शन 6 करोड़ है,
और जो कोवैक्सीन उसका प्रोडक्शन 60 लाख है, अब उसको बढ़ा करके 6 करोड़ से 10 लाख किया जा रहा है, 10 करोड़ प्रति माह किया जा रहा है। जो 60 लाख है कोवैक्सीन का, उसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ प्रति माह किया जा रहा है। आप देखिए 45+ जो, तो सर आपने अपनी सीट बेल्ट बांधी नहीं और दूसरे देशों की मदद करने चले गए। पहले अपने देश में तो वैक्सीन इतनी उपलब्ध करवा लेते। अब अभिषेक जी, आपको उस चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए, जो हमने वैक्सीन बाहर निर्यात की है, जो टोटल 6 करोड़ है, उसमें से मात्र 1 करोड़ वैक्सीन है जो कि हमने मैत्री के संबंध में दी है। 3 करोड़ जो वैक्सीन है वो तो हमने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का था। हमको ये समझना पड़ेगा, जो सीरम इंस्टीट्यूट क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रोका नहीं जा सकता था? वैक्सीन कंपनी क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रोका जा सकता था? बहरहाल चलिए, वो नहीं रोक सकते थे। 1 करोड़ जो मैत्री संबंध में दिए वैक्सीन बनाई है, वो तो देश में लग सकते थे। आपके आंकड़े को ही मानूं, 1 करोड़ मैत्री संबंध में दिए, वो पहले देशवासियों को तो लग सकते थे। अभिषेक जी, हमारी एक वर्ल्ड के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है, और मुझे लगता है जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, इन देशों को अगर हमने दिए हैं तो इससे इसके दीर्घकालिक परिणाम भी हमको मिलेंगे। मतलब आज बर्बाद करें भविष्य संवारने के लिए। चलिए, ठीक है, नहीं कि भारत, ये आपकी अपनी, ये आपका अपना लॉजिक हो सकता है। राकेश गोस्वामी जी, राकेश गोस्वामी जी, अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप में कोई कमी है, आप अगर इसको स्वीकार जब तक नहीं करेंगे, उसको सुधारेंगे कैसे? और कमियां स्वीकार करने को ही जब कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो कोरोना को हराएगा कोई कैसे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं अभी जो दूसरे गेस्ट हैं उनको सुन रहा था, इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या गवर्नमेंट्स ऑफ द डे हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाती है, जबकि स्थिति ये है कि उसमें गलती चूक हर लेवल पे हुई है। और हम एज इंडिविजुअल्स बिल्कुल जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मास्क हमें खुद पहनना है। आप देखते हैं कि हेलमेट पहनने से आपके सर की सुरक्षा होती है रोड एक्सीडेंट में, लेकिन फिर भी हम हेलमेट तभी पहनते हैं जब सामने कोई पुलिस वाला दिख जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेलमेट को हाथ में लेके चलते हैं। तो ये एक हमारी मेंटालिटी है, ये एक हमारी समस्या है कि जब तक हमें पुलिस वाले का डंडा नहीं दिखेगा तब तक हम कोई काम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए शायद मास्क पहनने के लिए फाइन लगाने पड़ रहे हैं, जो मास्क नहीं पहने उनके फाइन लग रहे हैं, उनको जबरदस्ती उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो ये एक एज अ कंट्री हमारी एक मेंटालिटी की प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी मार्च 2020 में, तब एक कारण ये भी बताया गया था कि इस दरमियान, इस वक्त में हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना सुदृढ़ कर लेंगे कि आने वाली किसी भी इमरजेंसी से हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे। लेकिन आज हम फिर वही उसी स्थिति पे खड़े हैं। ऐसा लगता है कि 1 साल पहले जो स्थिति थी मार्च 2020 में, उसी स्थिति में आज हम फिर आ गए हैं, फिर उसी तरह की खबरें आ रही हैं। तो यानी राकेश जी, ये 1 साल का दौर जो बीता, ये 1 साल का जो दौर बीता, उसमें शायद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत करना चाहिए था, हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि लखनऊ की तस्वीर देख करके हर कोई चौंक रहा है कि यह तस्वीर कैसे हो सकती है, यह स्थिति कैसे हो सकती है। गुजरात हाईकोर्ट को यह कहना पड़ता है कि स्थिति यह लग रही है कि अब सब चीजें भगवान भरोसे है। नहीं, बिल्कुल स्थितियां तो भयावह है ही, चाहे लखनऊ की तस्वीर हो, चाहे सूरत की तस्वीर हो। अलग अलग शहरों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर लाशों का जिन लोगों की मृत्यु हो गई कोविड से, उनके डिस्पोजल के लिए भी टोकन सिस्टम चालू हो गया है, क्योंकि वहां भी इतना ज्यादा रश हो गया है। तो स्थितियां चारों तरफ भयावह हैं। लेकिन एक बात जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार वैक्सीन की बात होती है, आपने भी ये प्रश्न उठाया कि वैक्सीन क्या हमें दूसरे देशों को भेजी जानी चाहिए थी, पहले अपने देशवासियों को नहीं लगाकर। तो मुझे लगता है वैक्सीन को लेकर भी जो क्लैरिटी है वो नहीं है। देखिए, पहले हमें 45+ या 60+ लोगों को वैक्सीन इसलिए लगाई गई क्योंकि सरकार की मंशा ये थी कि मौतें रुकें। इन्फेक्शन रोकना सेकेंडरी है। अगर किसी को माइल्ड इन्फेक्शन हो जाता है, होम आइसोलेशन में वो रहता है, वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है, ट्रीटमेंट का, ठीक हो जाता है। सरकार की मंशा शुरुआती दौर में मौतों को रोकने की थी। और मौतें किस में हो रही थी? मौतें हो रही थी 60+ लोगों में, या 45 से ऊपर उन लोगों में जिनके कोविड के साथ साथ दूसरी बीमारियां थी, किसी को डायबिटीज था, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। इसलिए सरकार ने यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नहीं किया शुरू में। अब जो बार बार अलग अलग स्टेट, सवाल तो मेरा इसलिए भी था ना, क्योंकि देखिए वैक्सीन की कई जगहों पे किल्लत सामने आई, उस पर सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई।
शायद लोग ये नहीं समझ पाए कि सियासत की जरूरत ही यहां नहीं है, यहां जरूरत है इस महामारी से लड़ने की। ठीक है आरसी चौधरी जी, अब देखिए एक बात यह है कि सियासत तो घुसी है, इसको तो आप स्वीकार करेंगे कि वैक्सीनेशन हो या कोरोना हो, उसके मैनेजमेंट की चीजें हो, सियासत तो घुसी है सर। अगर सियासत नहीं घुसती तो शायद हम और बेहतर कर पाते, और वही करने की जरूरत है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से सत्ता जो है, कोई भी सत्तारूढ़ जो दल है वो अपनी जवाबदेही से विमुक्त तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। आखिर जो सरकार है उसकी जवाबदेही तो है अपने नागरिकों के प्रति, इसलिए वो जवाबदेही तो लेनी ही होगी। लेकिन एक ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की और खुद की सरकार की सूचिता होती है। एक सरकार जवाबदेह होती है, संवेदनशील होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बार बार उपचुनाव में डिमांड की जा रही थी, लेकिन वो लोगों के साथ में विषय कर रहे थे, प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ में कर रहे थे, विपक्षी दलों के साथ में कर रहे थे, और ग्राम पंचायत लेवल तक उन्होंने संवाद किया। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी की 2 रैलियां थी, उन्होंने ये लाइन जारी होने के बाद में उन्होंने उनको निरस्त कर दिया। आखिर हमें कहीं ना कहीं जो माइलस्टोन है वो तो तय करने पड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो गोस्वामी जी ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर निश्चित रूप से जो एक सेगमेंट अपनाया वो बहुत बेहतरीन था। लेकिन इस दौरान पे हमें जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन के प्लांट जो लगाने चाहिए थे, हमें जो वेंटिलेटर्स की जो संख्या बढ़ानी चाहिए थी, हमें जो वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, जिस प्रकार से मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी उन्होंने कहा कि वो एक एग्रीमेंट था कंपनियों के बीच में, उसके तहत दिए गए, तो उसी प्रकार से आज स्पुतनिक है, कोई दूसरे और जो अलग अलग दुनिया के अंदर जो वैक्सीन हैं, स्पुतनिक का भी हमारी जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है उसके साथ में उसका कोलिब्रेशन है। तो क्यों नहीं हम दूसरी जो वैक्सीन की जो थी उन पे ध्यान देते तो निश्चित रूप से उसका प्रोडक्शन बढ़ता और लोगों को और ज्यादा हम सुरक्षित कर पाते। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस प्रकार से हमने कोविड के दौरान मरकज को लेकर तमाम जो चैनलों के ऊपर जो चर्चा चलती रहती थी और जो इस देश के जो सेकुलर लीडर्स हैं उनको जो कोसते रहते थे, आज कहीं पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। आखिर हमें कहीं ना कहीं जवाबदेही, हमें साम्राज्यवाद की राजनीति से निकल के कहीं ना कहीं इस राष्ट्र की जनता के प्रति जवाबदेही का निर्वहन तो करना होगा। इसलिए मैं सत्ता को कहीं ना कहीं इसके अंदर भागीदार मानता हूं। लेकिन सत्ता के साथ साथ में एक नागरिक होने के नाते भी हमारी सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन कर सकें। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता कि एक लगी हुई आग को 130 करोड़ लोगों के देश को जिस प्रकार से जितनी तेजी से फैल रहा है उस फैलने को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, ना कि मौत के हाथ लगा के हम मौत के निवाले से वापस आएं। इसलिए हमें सबसे पहले जरूरी है हम सेल्फ अपने आप को आइसोलेट करें, हम सेल्फ लॉकडाउन को पालना करें। इसलिए मैंने आपको बोला था, नहीं होता मैंने चर्चा के शुरू में ही बोला था। देखिए राकेश जी से मैंने ये सवाल भी लिया था कि जब तक हम अपनी कमजोरी को नहीं पहचानेंगे और कमजोरी को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं। बात मरकज और ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, वो एक अलग पहलू था, वो बीत चुका है। वर्तमान परिदृश्य में यह है कि कुंभ में लोग जा रहे हैं और वहां पॉजिटिव हो रहे हैं, और ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि मां गंगा से अगर नहा करके निकलते हैं तो फिर आपको कोरोना नहीं होगा, नहीं फैलेगा कोरोना। आशीष जी ये क्या बयान है? मतलब मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है अभिषेक जी, मुझे लगता है बयान नहीं आना चाहिए था। और जहाँ तक अभी राकेश जी बात कर रहे थे 45+ की, तो मैं आपको अभिषेक जी बताना चाहता हूँ कि जो टोटल अभी देश में 1,70,000 लोगों की जो डेथ हुई है उसमें से 90% वो ग्रुप है जो कि 45+ है। इसलिए सरकार ने प्रायोरिटी तय की कि हम 45+ जो ग्रुप है जो कि वल्नरेबल ज़्यादा है उसको पहले वैक्सीनेशन करेंगे। और अभी मैं सुन रहा था राकेश चौधरी जी को, तो चौधरी जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और राकेश जी ने भी ये प्रश्न उठाया था। आप देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2020 के पहले तक देश में मात्र 3500 वेंटिलेटर हर साल बना करते थे, और अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में लगभग 4 लाख वेंटिलेटर भारत ने बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं किया, चाहे आईसीयू बेड्स की बात करें, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें, चाहे हम वेंटिलेटर्स की बात करें, तो हमने सब जगह पे बढ़ोतरी की है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है अभिषेक जी, एक स्थिति है कि आबादी जी, हमारे देश की आबादी क्या है, कई राज्यों की डेंसिटी क्या है, ये इस चीज को भी हम जानते हैं। हमारे देश की आबादी क्या है और यहाँ की डेंसिटी क्या है। अभिषेक जी, उस लिहाज से अगर कोरोना में कम्युनिटी स्प्रेड होता है उसके बाद कितने की जरूरत पड़ेगी ये कोई नहीं जानता है। ये तो सब्जी में छौंक लगाने जैसी है स्थिति। सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन वर्ल्ड का भारत में हो रहा है। सबसे पहले हमने 10 करोड़ वैक्सीनेशन 85 दिन में प्राप्त किया।
आज की तारीख में हम 11.5 लोगों को वैक्सीनेशन सर वो वैक्सीनेशन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कम है, वैक्सीनेशन के बाद भी वैक्सीन आगे सभी को लगे, ये बेहद अहम है। और उसमें जिस तरीके से सियासत घुसी, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सबको लगेगी वैक्सीनेशन को लेकर के तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है कि हाँ ठीक है, वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्र सरकार ने जिस लिहाज से देखा कि पहले किसे, फिर बाद में किसे, फिर बाद में किसे, वो प्रक्रिया तो बहुत अच्छी थी। अभिषेक जी, आप मुझे अपनी अपना जी बोलिए। अभिषेक जी, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दें। जहां तक सियासत की बात है तो देखिए, वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र नंबर 1 बना हुआ है, राजस्थान नंबर 2 बना हुआ है। अगर राजनीति करनी होती और सरकार भेदभाव करती तो फिर महाराष्ट्र नंबर 1 कैसे होता, राजस्थान नंबर 2 कैसे होता और बंगाल नंबर 5 कैसे होता। ये सब वो प्रदेश हैं जो कि भाजपा शासित नहीं है, इसमें कोई राजनीति हो नहीं रही है। बल्कि हम तो वो दृश्य देखना चाहते हैं जब अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी के फोटो आते कि उन्होंने वैक्सीन लगवाया, वो दोनों 45+ हैं, लेकिन वो दृश्य आरसी चौधरी जी, आशीष जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। राकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल दोपहर की 2 टूक में इतना ही। नमस्कार।